दोस्तों, क्या आपको पता है कि बदले की भावना से उठाए गए कदम किसी के लिए भी बेहतर नहीं हो सकता है। अगर इस दुनिया का हर एक आदमी बदले की भावना में आकर एक दूसरे को मारने लगे तो इस दुनिया को खत्म होने में भी जरा सा भी समय नहीं लगेगा। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल इसी बदले की भावना में आकर एक आदमी की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है और जब पुलिस उस हत्यारों को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है तो जो हत्यारा होता है चीख चिल्लाकर यही कह रहा था कि आप लोग अगर अपनी काम अच्छे तरीके से करते तो शायद मुझे आज यह कदम उठाना नहीं पड़ता। दोस्तों, आज की जो कहानी है सचमुच आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यह भी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है मुरादाबाद और इसी मुरादाबाद का एक थाना है मंझोल। मंझोल थाने के अंतर्गत एक इलाका है फाजलपुर और इसी फाजलपुर इलाके का रहने वाला सबाबू आलम जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है। सबाबू आलम एक प्राइवेट स्कूल में सरकारी प्रिंसिपल होता है। जो स्कूल में वो प्रिंसिपल होता है उस स्कूल का नाम होता है श्री साई पब्लिक स्कूल। सबाबू आलम के पिता का नाम होता है जाहिद हुसैन, जो लखनऊ में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते हैं। जाहिद हुसैन के परिवार में उनकी पत्नी समा परवीन के अलावा उनके टोटल 6 बच्चे होते हैं, जिसमें कि 4 बेटा होता है और 2 बेटियां होती हैं। इन बच्चे में सबाबू आलम सबसे बड़ा होता है। मैं बात कर रही हूँ 5 नवंबर 2024 के सुबह के करीब 8 बजे। दरअसल रोजाना की तरह सबाबू आलम जो कि अपने स्कूल में पढ़ाने जाते थे, जो कि उनका स्कूल उनके घर से कुछ ही दूरी पर होता है, इसलिए वो पैदल ही जाते थे। जब वो पैदल जा रहे थे, उनका स्कूल लगभग 200 मीटर की दूरी पर रहा होगा, तभी कुछ लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं और सबाबुद्दीन आलम के कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा देते हैं और रिवॉल्वर सटाने के बाद ट्रिगर दबा देते हैं, जिसके बाद सबाबुद्दीन आलम वहीं पर गिरकर छटपटाने लगते हैं। इसके बाद वो जो हत्यारे होते हैं मौके से फरार हो जाते हैं। जब गोलियों की आवाज़ वहाँ के लोग सुनते हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आनन फानन में सबाबू आलम को अस्पताल ले जाया जाता है। जब अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर उनका चेकअप करता है तो मृत्यु घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इनकी रास्ते में ही मौत हो गई है। इसके बाद डॉक्टर सबाबुद्दीन आलम के परिवार वाले को सूचना देते हैं। चूंकि ये मामला हत्या का होता है, इसके बाद पुलिस को भी सूचना दे देते हैं। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो अस्पताल पहुंचती है। जब अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि सबाबुद्दीन आलम जो डेड बॉडी होती है उनकी हत्या कर दी गई है और उनके कनपट्टी पर रिवॉल्वर दबाया गया है। इसके बाद पुलिस उनकी उस डेड बॉडी को लेकर अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। इसके बाद सबाबुद्दीन आलम के परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच जाते हैं और सबाबुद्दीन आलम के डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद पुलिस वहां से घटना स्थल पर आती है। जब घटना स्थल पर आकर घटना स्थल का मुआयना करती है और जब वहां के लोगों से पूछताछ करती है, लोग बताते हैं कि साहब 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए थे, लेकिन अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिए थे, जिसकी वजह से हम लोग उसको पहचान नहीं पाए। इसके बाद पुलिस सबाबुद्दीन आलम के परिवार वाले से पूछताछ करती है और पूछताछ करने पर उनके परिवार वाले से कहती कि क्या तुम लोगों को किसी पर शक है। जब इतना बात वो कहती है तो सबाबुद्दीन आलम का एक भाई होता है, छोटा भाई, जो कि रिवाजुद्दीन होता है, रोते हुए पुलिस वालों को बताता है कि साहब मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है कि मेरे भाई की हत्या कविता राघव ने की है। कविता राघव जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। कविता राघव के परिवार में उसके 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम शिवम, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, और छोटे बेटे का नाम शशांक, जो कि अपनी पढ़ाई कर रहा होता है।
कविता राघव के पति, जो कि तीन साल से वो कर्नाटक के जेल में बंद होते हैं। जब इस तरह की बातें रियाजुद्दीन करता है तो पुलिस उससे इसके बारे में पूछती है। इस पर रियाजुद्दीन बताता है कि कविता का एक और बेटा था जिसका नाम होता है प्रिंस, और वो ये भी बताता है कि जिस स्कूल में मेरा भाई पढ़ाता है, उस जिस स्कूल का प्रिंसिपल है, उसी में उसका बेटा 7वीं क्लास में पढ़ रहा होता है। एक दिन वो अपने घर पर आकर अपने घर के ही अंदर फांसी पर लटक जाता है और वो तो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन कविता का कहना होता है कि उसके बेटे की मरने की जिम्मेदार, जो मरा है उसकी जिम्मेदार सबाबुद्दीन आलम है और हमेशा मेरे भाई को फोन करके धमकी देती थी। जब पुलिस रियाजुद्दीन की बातें सुनते हैं तो उसी के तहरीर पर कविता के घर जाते हैं। जब कविता के घर जाते हैं तो कविता के परिवार में उसके दोनों बेटे और कविता, तीनों लोग परिवार में मौजूद होते हैं। पुलिस इन तीनों लोगों को अपने साथ में लाकर थाने में लेकर आकर पूछताछ करने लगती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो कविता का छोटा बेटा शशांक कहता है कि हाँ, सबाबुद्दीन की हत्या हम लोगों ने ही की है और इसकी हत्या करने का हम लोगों का कोई दुख नहीं है। अगर आप लोग अपना काम पहले से सही तरीके से कर देते तो शायद हम लोग को एक कदम उठाना ही नहीं पड़ता। इसके बाद शशांक कुछ ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। ये जो कहानी घटना है, इस घटना के लगभग 4 महीने पहले की है। जो कविता का छोटा बेटा था प्रिंस, जो कि 7वीं क्लास में पढ़ रहा होता है, वो सबाबुद्दीन के ही स्कूल में पढ़ता था। सबाबुद्दीन उस स्कूल में प्रिंसिपल था। एक दिन जब प्रिंस स्कूल में पढ़ने जाता है तो सबाबुद्दीन को उसी स्कूल की एक महिला टीचर होती है, उसी के साथ संबंध बनाते हुए देख लेता है। जब संबंध बनाते हुए देख लेता है, सबाबुद्दीन और वो महिला टीचर प्रिंस को मारते पीटते हैं। जब मारते पीटते हैं तो रोता बिलखता अपने घर आता है। घर आने के बाद उसकी माँ इसके बारे में पूछती है कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। इस पर प्रिंस कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब कविता काफी जोर देकर पूछती है तो रोते हुए बताता है कि मेरे स्कूल की एक महिला टीचर ने मारी है। इस पर इसके बारे में कविता सवाल करती है कि आखिर वो क्यों मारी है। तब प्रिंस पूरी कहानी बता देता है। जब प्रिंस पूरी कहानी बताता है, इस पर कविता इस बात को ध्यान ही नहीं देती है और इसके बारे में कुछ कहती ही नहीं है। दरअसल वो सबाबुद्दीन को अच्छी तरह से जानती थी। वो जानती थी कि सबाबुद्दीन एक अच्छा इंसान है, भला इंसान है, वो ऐसा कैसे कर सकता। जरूर मेरे बेटे ने कोई गलती की होगी, तभी टीचर ने इसको मारी होगी। जब इसके बारे में कुछ नहीं कहती है तो प्रिंस को बहुत ही बुरा लगता है और अपने मन में सोचता है कि इतनी बड़ी बात हो गई और मैंने अपनी माँ से कही, माँ इसके बारे में कुछ भी नहीं बोली। इससे उसको शरीर पर नहीं बल्कि उसके दिल पर घाव लगता है। वह इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है और शाम को खाना खाने के बाद उसका तबीयत खराब हो जाता है। रात भर तबीयत खराब रहता है। सुबह का वक्त वो पढ़ाई करने भी स्कूल भी नहीं जाता है। लेकिन उसके दूसरे दिन जब स्कूल जाता है तो उस दिन भी सबाबुद्दीन और जो महिला टीचर होती है उसको मारते पीटते हैं। इस पर वो अपने घर आता है और जब रात का समय होता है तो ये बात अपनी माँ से नहीं बताता है, बल्कि अपने घर में जाता है, रूम में जाता है और अंदर से दरवाजा बंद करके फांसी पर लटक जाता है। जब कविता यह समाचार सुनती है कि उसका बेटा फांसी पर लटक गया है, उसकी मौत हो चुकी है, तो अपने बेटे की लाश को पकड़कर चीख चिल्लाकर रोने लगती है और उसे समझ में आ जाता है, उसे एहसास हो जाता है कि उसका जो बेटा कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। इसके बाद कविता करती तो क्या करती, उसका बेटा इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन कविता हार नहीं मानती है। वो पास के ही मंझोला थाने में जाती है और पुलिस को पूरी कहानी बताती है। दरअसल पुलिस को अपनी तरफ से बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसकी एक बात नहीं सुनती है और FIR दर्ज भी नहीं करती है। इसके बाद कविता भी हैरान परेशान हो जाती है और वो ठान लेती है कि सबाबुद्दीन को सबक सिखाकर ही रहेगी। वो अपनी तरफ से हर कोशिश करती है, लेकिन इसकी कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद वो अपने मन में भी ठान लेती है कि इसकी सजा तो दिलवा के ही रहेगी। इसके बाद वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, कोर्ट से अपील करती है, तो सबाबुद्दीन को तो खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोर्ट अपना यह आदेश सुना देती है कि सबाबुद्दीन निर्दोष है और उसे छोड़ दिया जाता है। जब सबाबुद्दीन छूट जाता है तो कविता का सब्र का बांध टूट जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका हत्यारा इस दुनिया में आजाद होकर घूम रहा है। वो सबाबुद्दीन को इस दुनिया से हटाने के लिए अलग अलग तरह का प्लान करने लगती है और परेशान होने लगती है। एक दिन वो अपने घर के अंदर परेशानी में बहुत ही बैठी रहती है। तभी उसका बड़ा बेटा काम करके आता है
जब काम करके आता है तो माँ को परेशान देखकर कहता है कि क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। उस पर कविता रोने लगती है और कहती है कि मैं अपने छोटे बेटे प्रिंस को कैसे भुला दी, जो कि सबाबुद्दीन की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसके बाद उसका बेटा कहता है कि तुम चाहती क्यों हो। इस पर कविता कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सबाबुद्दीन की हत्या कर दो। जब इस तरह की बातें कविता करती तो उसके दोनों बेटे न चाहते भी माँ की मजबूरियों को देखकर, माँ की हालत को देखकर ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं। दरअसल ये काम करना उन दोनों के लिए इतना आसान नहीं था। इसके बाद जो कविता का बड़ा बेटा होता है शिवम, वो अपने एक दोस्त क्रिस को इस प्लान में शामिल करता है, जो कि हिस्ट्री शीटर होता है, और ये पूरी बात बताता है। जब पूरी बात बताता है तो एक दिन शिवम क्रिस को लेकर अपनी माँ से मिलवाने के लिए आता है। जब उसके घर में आता है तो ये चारे लोग बैठकर सबाबुद्दीन को मारने का प्लान बनाते हैं और एक प्लान बना लेते हैं। इसके बाद सबाबुद्दीन का रेकी करने लगते हैं। कुछ दिन जब रेकी करते हैं तो एक दिन 5 नवंबर 2024 की सुबह के जब सबाबुद्दीन रोजाना की तरह अपने घर से पैदल ही अपने स्कूल जा रहा होता है, जब उसका स्कूल 200 मीटर की दूरी पर होता है, तभी तीनों लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं और सबाबुद्दीन के कनपट्टी पर रिवाल्वर सटा देते हैं और ट्रिगर को दबा देते हैं। देखते ही देखते सबाबुद्दीन की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। जब घटना स्थल पर मौत जाती है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। जब पुलिस ये पूरी बात सुनती है, जब शशांक पूरी कहानी बताता है, पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है और शशांक के ही तहरीर पर जो उसका दोस्त होता है शिवम का क्रिस, उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद चारों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम जरूर शेयर करें, ताकि आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।